सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम अपना 7 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है, ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया हिट्स 38 मंथ्स लो। तो दिसंबर 2025 में इंडिया का रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट 38 मंथ के लोवेस्ट लेवल पर पहुंच गया है, जो कि $2.7 बिलियन पर रहा। और रशिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट जो हम करते हैं उसमें शेयर 24.9% हो गया, जो पिछले 3 साल का सबसे कम है। और वॉल्यूम के हिसाब से भी 5.8 मिलियन टन्स ऑयल इंपोर्ट हुआ। और इसी दौरान जो यूएस से ऑयल इंपोर्ट दिसंबर 2024 के मुकाबले 31% ज़्यादा रहे, जबकि इंडिया ने कुल मिलाकर 19 कंट्रीज से क्रूड ऑयल सोर्स किया है, जो कि इंडिया की डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदना बंद करेगा और बदले में जो है यूएस टैरिफ कम करेगा और 50% से घटाकर 18% करेगा। लेकिन इंडिया ने इस क्लेम को कंफर्म या डिनाई नहीं किया है। और इंडिया का कहना है कि एनर्जी इंपोर्ट जो है मार्केट कंडीशन और ग्लोबल डायनेमिक्स पर बेस्ड होते हैं। और इकोनॉमिक्स के हिसाब से बेसिकली रशिया का ऑयल अभी भी सस्ता पड़ता है इंडिया के लिए। और शिपिंग कॉस्ट क्योंकि वहाँ से कम है और प्राइस भी यूएस से कम है रशिया से जो हम ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुताबिक वेनेजुएला से ऑयल तभी वायबल है जब काफ़ी ज़्यादा हेवी डिस्काउंट मिले यूएस वेनेजुएला की तरफ से। फिर जो नेक्स्ट है यहाँ पे $120 मिलियन प्लेस टू चाबहार पोर्ट फुल्ली पेड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो चाबहार पोर्ट डेवलप कर रही है ईरान में, तो उसमें गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट को बताया कि इंडिया ने चाबहार पोर्ट के लिए अपनी पूरी $120 मिलियन की कमिटमेंट टाइम से पहले पूरी कर दी है। जबकि जो यूएस के सैंक्शन है उसको हमें वेवर अप्रैल 2026 तक मिला है। अप्रैल 2026 में वेवर ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद का बजट जो 2026 और 2027 में चाबहार पोर्ट के लिए एलोकेशन भी बंद कर दिया गया है। तो इससे सिग्नल मिलता है कि अगर यूएस के सैंक्शंस यहाँ पर अभी भी नहीं हटे और ये वेवर कंटिन्यू नहीं हुआ तो इंडिया को ये पोर्ट मैनेज करना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो अभी यूएस ने सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई थर्ड कंट्री जैसे कि इंडिया है वो ईरान के साथ ऑयल ट्रेड करता है या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे कि चाबहार पोर्ट में एक्टिवली इन्वेस्ट करता है, तो यूएस उस कंट्री पर फाइनेंशियल पेनल्टीज, बैंकिंग रेस्ट्रिक्शन और हाई टैरिफ लगा सकता है। और यूएस ने बेसिकली इन सैंक्शंस पे वेवर दिया था इंडिया को अप्रैल 2026 तक। और इसके बाद वेवर एक्सटेंड ना हुआ तो इंडिया को प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पर चलाना मुश्किल हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे डिफेक्शंस पर है कि सुप्रीम कोर्ट गिव्स तेलंगाना स्पीकर 3 वीक्स टू रूल ऑन डिफेक्शन। तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से डिफेक्शन से रिलेटेड प्रोविजन जो है 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ में दिया गया है। और ये लॉ बेसिकली 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के से ऐड किया गया था। तो यहाँ पर डिफेक्शन बेसिकली किस किस चीज़ से हो सकता है। एक तो वॉलंटरीली अगर पार्टी अगर कोई छोड़ देता है, अगर कोई एमपी है एमएलए अपनी पॉलिटिकल पार्टी वॉलंटरीली छोड़ देता है, फॉर्मल रिकॉग्निशन ना भी हो तो वो डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। और सेकंड है कि अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट या एब्सटेन करना। तो अब अगर पार्टी का डायरेक्शन होता है उसी को व्हिप कहते हैं, उसके खिलाफ वोट करे या वोट को एब्सटेन करे तो और पार्टी उसे अगर जो है माफ़ नहीं करती है तो डिस्क्वालिफिकेशन माना जाता है उसको। थर्ड बोलते हैं इंडिपेंडेंट मेंबर्स के बारे में कि इलेक्शन जीतने के बाद अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी वो डिस्क्वालिफाइड कहलाता है। और फिफ्थ बोलते हैं नॉमिनेटेड अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद जो है इलेक्ट होने के 6 महीने बाद अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो वो भी डिस्क्वालिफाइड माना जाता है। और यहाँ पर एक एक्सेप्शन है मर्जर का, जिसमें कि अगर पार्टी के जो है कम से कम 2/3 मेंबर्स किसी दूसरी पार्टी के साथ मर्ज कर लेते हैं तो वो डिफेक्शन नहीं माना जाता, ये लीगल मर्जर माना जाता है। और इसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन होता है वो लोकसभा में स्पीकर के पास होता है, राज्यसभा में चेयरमैन के पास होता है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट अलाउज माइनर टू एंड 30 वीक प्रेगनेंसी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक माइनर लड़की की 30 वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की परमिशन दी है और क्लियरली कहा है कि किसी भी लड़की या वुमेन को ज़बरदस्ती पूरी प्रेगनेंसी कैरी करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे इंडिया में अबॉर्शन जो है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 के और 2021 के अमेंडमेंट के अंडर रेगुलेट होता है। तो अबॉर्शन की जो लिमिट दी हुई है अप टू 20 वीक्स, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की ओपिनियन काफ़ी है इसके लिए। और इसमें रीज़न हो सकता है कि मान लीजिए रिस्क है वुमेन की हेल्थ को, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया या रेप है तब। और अब 20 टू 24 वीक्स की है, यानी कि इसमें अगर प्रेगनेंसी है तो फिर उसको 2 डॉक्टर्स की ओपिनियन ज़रूरी होती है। और 24 वीक के बाद अगर अबॉर्शन कराना है तो अबॉर्शन नॉर्मली अलाउड नहीं है, ये एक्सेप्शन है। यहाँ पे कुछ सीवियर फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अप्रूवल चाहिए स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड की। तो
तो कोर्ट ने कहा है कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, बॉडीली ऑटोनॉमी आर्टिकल 21 का हिस्सा है, इसलिए एक्सेप्शनल केसेस में 24 वीक के बाद, जैसे कि इसमें अभी परमिशन दी जा सकती है कोर्ट ऑर्डर के बाद। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे सेंटर लेज डाउन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स इन कंट्री। तो यहाँ सेंटर ने इंडिया में बेसिकली डीप टेक स्टार्टअप्स की ऑफिशियल डेफिनेशन नोटिफाई कर दी है, और डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक जो डीप टेक स्टार्टअप्स वो होते हैं जो साइंटिफिक या इंजीनियरिंग एडवांसमेंट पर बेस्ड नए सॉल्यूशंस को डेवलप करते हैं, और ऐसे स्टार्टअप्स अपना ज़्यादातर पैसा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करना और उसे कॉमर्शलाइज करने में लगाते हैं, जहां लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और हाई कैपिटल नीड्स होती हैं और टेक्निकल अनसर्टेनिटी होती है। तो ये डेफिनेशन दी गई है डीप टेक स्टार्टअप्स की। नॉर्मल स्टार्टअप्स 10 साल या जो है 200 करोड़ का टर्नओवर तक होते हैं, जबकि जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको 20 साल या फिर अप टू 300 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर तक स्टार्टअप का स्टेटस इनको मिलेगा। और सर्टिफिकेशन के बाद जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है उसको अप्लाई करना होगा, जो फाइनल अथॉरिटी है। और ये डेफिनेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड आरडीआई फंड 1 लाख करोड़ का के थ्रू डीप टेक और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को फंड करना चाहती है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे यूएस अर्जेस 3-वे न्यूक्लियर वेपन डील्स विद रशिया एंड चाइना। तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट ट्रीटी से रिलेटेड है न्यूज़, तो देख लेते हैं क्या है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो न्यू स्टार्ट ट्रीटी बेसिकली एक न्यूक्लियर आर्म कंट्रोल एग्रीमेंट था जो यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के बीच साइन हुआ था। इसका मेन पर्पस था कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करना, न्यूक्लियर रेस को कंट्रोल में रखना। तो बेसिकली हर कंट्री मैक्सिमम 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड्स ही रख सकती थी। मिसाइल, सबमरीन्स और बॉम्बर्स पर भी कैप थे। इंस्पेक्शन और डेटा शेयरिंग मैंडेटरी था। तो ये 2010 में साइन हुआ था और अभी फरवरी 2026 में एक्सपायर होने वाला है। और जिससे कि बोलते हैं कि इसका खतरा ये कि अगर ये एक्सपायर हो गया फरवरी 2026 में तो न्यूक्लियर आर्म की जो रेस है वो बढ़ सकती है। तो अभी न्यूज़ क्या है, ये जो ट्रीटी है वो अभी एक्सपायर होने के बाद जो है यूएस ने बेसिकली रशिया और चाइना के साथ 3-वे न्यूक्लियर टॉक्स की डिमांड की है। और यूएस का कहना है कि पुरानी ट्रीटी फ्लॉड थी और आज के न्यूक्लियर थ्रेट्स को एड्रेस नहीं करता वो। तो यूनाइटेड नेशन में यूएस ऑफिशियल्स ने कहा कि चाइना के न्यूक्लियर आर्सेनल्स पर कोई भी लिमिट या फिर ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इसीलिए नए आर्म कंट्रोल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने रशिया को का जो 1 ईयर एक्सटेंशन है इस ट्रीटी का उसके कंट्रोल फ्रेमवर्क को उसको रिजेक्ट कर दिया। तो चाइना ने टॉक्स ज्वाइन करने से मना कर दिया, जबकि रशिया चाहता है कि फ्रांस और ब्रिटेन को भी इसमें शामिल किया जाए। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे आरबीआई प्लान्स 25,000 करोड़ कंपनसेशन फॉर साइबर फ्रॉड विक्टिम्स। तो यहाँ आरबीआई ने ऑनलाइन फ्रॉड्स के विक्टिम्स के लिए एक नया कंपनसेशन जो फ्रेमवर्क है प्रपोज किया है, जिसमें स्मॉल वैल्यू फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस पर 25,000 रुपये तक का रिलीफ मिलेगा। और इस सिस्टम में विक्टिम और बैंक दोनों 15% लॉस शेयर करेंगे, जबकि बाकी अमाउंट आरबीआई अपने डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड से देगा। डेफ फंड से लगभग 85,000 करोड़ इसका फंड है ये। तो अगर किसी ने 50,000 से ज़्यादा का लॉस झेला है तो 85% यानी कि 25,000 या 85% या फिर 25,000 जो दोनों में से जो भी कम होगा वो कंपनसेट किया जाएगा। और 20,000 के लॉस पर विक्टिम को 17,000 मिलेंगे। और ये स्कीम उन फ्रॉड्स पर लागू होगी जो 50,000 से कम के होते हैं। जो टोटल ऑनलाइन फ्रॉड्स के लगभग 65% केसेस इन्हीं इन्हीं टाइप के हैं। तो संजय मल्होत्रा जी ने कहा कि ऐसे केसेस में ओटीपी शेयर करने पर भी नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी होगी, अप्रोच होगी। बस फ्रॉड अनइंटेंडेड होना चाहिए और मैलिफाइड ना हो। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे द इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील इज ऑल्सो स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट। तो यहाँ बोलते हैं पिछले हफ्ते इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड किया है जो कुछ साल पहले तक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जा रहा था। और ये डील सिर्फ टैरिफ या मार्केट एक्सेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन का एक स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। लगभग 25 साल से नेगोशिएशंस रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन रिसेंट ईयर्स में स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल एंगेजमेंट ने ब्रेक थ्रू पॉसिबल बनाया। और यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी ने 2016 में ब्रुसेल्स विजिट के बाद हाई लेवल समिट्स और रेगुलर डायलॉग ने जो ट्रस्ट बिल्ड किया दोनों, जिससे दोनों साइड्स ने अपने जो डोमेस्टिक प्रोटेक्शनिस्ट प्रेशर और ब्यूरोक्रेटिक हेजिटेशन को ओवरकम कर पाए दोनों साइड। और आर्टिकल के मुताबिक इस डील के पीछे जियोपॉलिटिकल अर्जेंसी भी एक बड़ा फैक्टर है। ग्लोबल ऑर्डर अनस्टेबल हो रहा है, यूएस के एग्रेसिव जो ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, चाइना का इकोनॉमिक कोएर्जन है, रशिया की सिक्योरिटी चैलेंजेस, इन सब ने इंडिया और यूरोपियन यूनियन को करीब ला दिया।
और इसलिए ये एग्रीमेंट सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं बल्कि बॉर्डर स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट का फाउंडेशन है। साथ ही आर्टिकल एक क्लियर रिकमेंडेशन देता है कि सिर्फ ट्रेड पर फोकस नहीं काफ़ी नहीं है, बल्कि पार्टनरशिप को ड्यूरेबल बनाने के लिए डिफेंस और सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ाना होगा, खासकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और डिफेंस इंडस्ट्री कोऑर्डिनेशन में। तो एनर्जी के सेक्टर में बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी और रेजिलिएंट एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जॉइंट इन्वेस्टमेंट की सलाह दी गई है। और टेक्नोलॉजी के एरिया में सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल जो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेटा गवर्नेंस पर कॉमन स्टैंडर्ड्स डेवलप करना ज़रूरी बताया गया है। तो यहाँ पर बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और जो स्किल्ड वर्कर्स हैं उनकी मोबिलिटी और वीज़ा रिलेटेड फ्रिक्शंस को दूर करने की रिकमेंडेशन दी गई है। ओवरऑल आर्टिकल बोल का मैसेज ये है कि इंडिया यूरोपियन यूनियन की डील एक शुरुआत है और रियल टेस्ट इसका मल्टी सेक्टरल फॉलोअप और इम्प्लीमेंटेशन माना होगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे इलीगल माइनिंग शुड बिकम सोशली एक्सपेंसिव एंड ऑपरेशनली प्रोहिबिटिव। तो यहाँ बोलते हैं 5 फरवरी को मेघालय में एक इलीगल रैट होल कोल माइन ब्लास्ट में कम से कम 18 वर्कर्स की मौत हो गई। और ये इंसिडेंट साफ दिखाता है कि सिर्फ कोर्ट ऑर्डर्स या सुपरविजन से इलीगल माइनिंग नहीं रुक सकती, बल्कि स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस ज़रूरी है। तो इंडिया में इलीगल कोल माइनिंग पुराने प्रॉब्लम में है, लेकिन मेघालय का जो कोल्ड बेल्ट है इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ पर छोटी प्राइवेट और कम्युनिटी ओन्ड ज़मीन है। कोल सीम्स जो है पतली हैं, लीगल एनफोर्समेंट कमज़ोर है और ऐसी सप्लाई चेन्स हैं जहाँ इल्लीगल कोल को इंटरमीडियरीज के ज़रिए जो है लीगल मार्केट में वो घुसा देती हैं। तो इल्लीगल माइंस में जो रैट होल माइनिंग है वो कॉमन है, जहाँ इंजीनियर्ड रूफ और सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, इसलिए कोलैप्स का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2014 में रैट होल माइनिंग पर बैन इसने लगाया था, लेकिन कोल पर जो है लोकल लोगों की जो इनकम है वो डिपेंडेंट होती है, फ्रैगमेंटेड ओनरशिप है, पैट्रोनेज नेटवर्क्स की वजह से इलीगल माइनिंग जारी है और एक्सीडेंट्स अक्सर अंडर रिपोर्टेड होते हैं, वर्कर्स इनफॉर्मल होते हैं और इंजरीज होती हैं। पॉल्यूटेड वाटर, एसिड ड्रेनेज और चाइल्ड लेबर जैसे इश्यूज जो है स्पॉटलाइट में नहीं आते। तो आर्टिकल का मेन आर्गुमेंट है कि इलीगल माइनिंग की कॉस्ट जो है वो बढ़ानी होगी। इसके लिए टेक्नोलॉजी का जो यूज़ करने की सलाह दी गई, जैसे कोल ट्रांसपोर्ट के लिए मैंडेटरी जीपीएस ट्रैकिंग होनी चाहिए, फिक्स्ड रूट से डेविएशन पर कंसाइनमेंट कैंसिल करना और सैटेलाइट ड्रोन सर्विलेंस होना। तो इलीगल माइनिंग को सोशली कॉस्टली बनाना चाहिए, जहां कम्युनिटी मॉनिटरिंग हो, पेनल्टीज़ जो है लोकल बॉडीज़ के साथ शेयर की जाएँ। साथ ही जो इंटरमीडियरीज हैं उन पर भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा, जैसे लाइसेंस कैंसिल करना, सीजर, प्रोसिक्यूशन और ऑक्शन से ब्लैक लिस्टिंग करना, ये सब ज़रूरी है। और आर्टिकल ये भी कहता है कि सिर्फ बैन्स काम नहीं करते, इसलिए हॉर्टिकल्चर, कंस्ट्रक्शन और स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, पब्लिक वर्क जैसे ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड डेवलप करनी होंगी। तो सिर्फ एनफोर्समेंट पर फोकस जो है रैट होल माइनिंग को और ज़्यादा अंडरग्राउंड धकेल देगा। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पाकिस्तान रिस्क बीइंग इन एटर्नल कॉन्फ्लिक्ट विद बलोच रेबल्स। तो यहाँ पाकिस्तान के बलोचिस्तान में वहाँ पर काफ़ी टाइम से वायलेंस चल रहा है। जनवरी 31 को कुछ जगहों पर अटैक्स हुए, जिसमें आम लोग और सिक्योरिटी फोर्सेस भी दोनों मारे गए। तो सरकार ने जवाब में मिलिटेंट्स पर हैवी एक्शन लिया, लेकिन आर्टिकल कहता है कि सिर्फ जो यहाँ पर मिलिट्री एक्शन या गोलियाँ चलाने से प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी, बल्कि और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। तो अब प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल बताता है कि बलूचिस्तान बहुत ही ज़्यादा हाई रिसोर्स रिच रीजन है। यहाँ पर मिनरल्स और समुद्र का रास्ता, सेंट्रल सीपीईसी जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स यहीं से जाते हैं। लेकिन लोकल लोगों का कहना है कि यहाँ पर डेवलपमेंट का फ़ायदा उन तक नहीं पहुँचता, डिसीजंस उनसे पूछे बिना लिए जाते हैं, उन्हें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तौर पर साइडलाइन किया जाता है। तो इसके ऊपर से सिक्योरिटी ऑपरेशंस के नाम पर वहाँ पर डिसअपीयरेंसेस, फेक एनकाउंटर्स और अरेस्ट की कंप्लेंट भी आती है। तो इससे और भी ज़्यादा गुस्सा बढ़ता है। तो आर्टिकल ये बताता है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आने के बाद बॉर्डर एरियाज़ अनस्टेबल हो गए हैं और इस कियोस्क का फ़ायदा जो मिलिटेंट्स हैं उसने उठाया और अटैक्स और भी तेज़ हो गए हैं। जब भी वायलेंस होती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट अक्सर इंडिया पर ब्लेम डाल देती है, बिना सॉलिड प्रूफ के, जो असली प्रॉब्लम से जो है ध्यान को हटाता है। तो आर्टिकल का मेन जो है मैसेज ये है कि वायलेंस का जवाब सिर्फ वायलेंस देने से काम नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को वहाँ पर पीस चाहिए, तो उसे लोकल लोगों की बात सुननी होगी, उनकी कंप्लेंट सॉल्व करनी होंगी और रेबल्स के साथ डायलॉग का रास्ता जो है खोलना होगा, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ख़त्म नहीं होगा।
फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे एडवाइजरीज इशूड एज एवियन फ्लू इन्फेक्शन डिटेक्टेड इन क्रो सैंपल्स फ्रॉम चेन्नई। तो यहाँ चेन्नई में एक डेड क्रो के सैंपल में H5N1 इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू डिटेक्ट होने के बाद तमिलनाडु के जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट उसने पब्लिक एडवाइजरी जारी की है। अथॉरिटीज़ ने कहा है कि बर्ड फ्लू का ह्यूमंस में स्प्रेड रेयर होता है, लेकिन जो लोग बीमार या मरे हुए बर्ड्स हैंडल करते हैं या स्लॉटर हाउस में काम करते हैं उन्हें एक्स्ट्रा कॉशन रखना चाहिए। फ्लू सिम्पटम्स जैसे कि बुखार, खांसी, सर्दी, सांस लेने में दिक्कत होने पर तुरंत जो है नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी गई है। तो लोगों से कहा गया है कि अनयूजुअल बर्ड डेथ्स की जानकारी बेसिकली एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को दें और जो अनकुक्ड एग या मीट है खाने से बचें और म्युनिसिपल अथॉरिटी बॉडीज़ को अफेक्टेड एरियाज़ में डिसइंफेक्शन और बायोसिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं और मदद के लिए 104 नंबर की हेल्पलाइन पर कॉल करने को कहा गया है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे हॉप ऑन हॉप ऑफ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट गवर्नेंस। तो यहाँ पर बोलते हैं ग्लोबल क्लाइमेट गवर्नेंस का जो आज का स्ट्रक्चर है उससे आर्टिकल ने हॉप ऑन हॉप ऑफ बस से कंपेयर किया। मतलब सिस्टम चल तो रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन क्लियर डायरेक्शन और जो ड्राइवर है वो मिसिंग है। तो एक बस है बेसिकली सीएमपी जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द क्योटो प्रोटोकॉल के लिए है और दूसरा है सीएमए जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज सर्विंग एज द मीटिंग ऑफ द पार्टीज टू द पेरिस एग्रीमेंट के लिए है। यानी एक क्योटो प्रोटोकॉल के लिए सीएमपी है और वहीं पेरिस एग्रीमेंट के लिए सीएमए है। तो ये 2 बसेज़ हैं और दोनों का जो है डेस्टिनेशन क्लाइमेट स्टेबिलिटी है, लेकिन कहीं भी ये बेसिकली ऑब्लिगेशन नहीं है कि कंट्रीज़ को वहाँ पहुँचना ही पड़े। तो इस गैप का फ़ायदा बोलते हैं पॉलिटिक्स उठाती है और हर कंट्री अपना नेशनल इंटरेस्ट पहले रखती है और ग्लोबल क्लाइमेट की अर्जेंसी बाद में हो जाती है। तो यहाँ पर कंसेंसस का मतलब कोऑपरेशन कम और वीटो ज़्यादा हो गया है। यानी प्रिएम्बल्स में एम्बिशन लिखा होता है, लेकिन एक्चुअल डिसीजंस में हेजिटेशन दिखता है। तो इकोनॉमिक्स भी इस प्रॉब्लम को बढ़ाता है। बोलते हैं जब गवर्नमेंट डिले करती है तब मार्केट्स और कॉर्पोरेट्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हैं और इस पूरे सिस्टम में आम आदमी सबसे लास्ट लास्ट आता है। लोग अपनी डेली प्रॉब्लम्स जो खाना है, घर है, हेल्थ है, जॉब है, इसमें बिज़ी रहते हैं। क्लाइमेट चेंज तब तक एब्स्ट्रैक्ट लगता है जब तक उन्हें वो फ्लड, हीट वेव या ड्रॉट के फॉर्म में डायरेक्टली हिट ना करे और जब डिमांड ही नहीं होती तो पॉलिटिक्स भी एक्ट नहीं करती है बोलते हैं। तो बोलते हैं साइंटिस्ट अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, क्लाइमेट साइंस क्लियर है, लेकिन अब जो डिले है वो साइंस का नहीं बल्कि पॉलिटिक्स का मिसयूज़ है। अनसर्टेनिटी को एक्सक्यूज़ बनाकर एक्शंस पोस्टपोन किया जा रहा है। पॉलिटिशियंस कॉस्ट अवॉइड करते हैं, डिसीजंस फ्यूचर पर डाल देते हैं। मार्केट्स फ्यूचर जनरेशन को काउंट ही नहीं करती क्योंकि वो कंज्यूमर्स नहीं है और जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 ने भी इस ड्रिफ्ट को कंफर्म किया। कोऑपरेशन की बात हुई पर कमिटमेंट्स वॉलेंटरीली रहे और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के मुताबिक एमिशन रिकॉर्ड्स बहुत हाई पर हैं और 1.5 डिग्री टारगेट जो है वो भी स्लिप हो रहा है। फाइनेंस, एडाप्टेशन, लॉस एंड डैमेज और हर जगह प्रोमिसेस ज़्यादा हैं और एक्शंस बहुत कम हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट सजेशंस तो कोई नहीं है बट इसमें इम्प्लिसिट सजेशन निकल रहे हैं कुछ कि जो क्लाइमेट एग्रीमेंट्स हैं उनको लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस की तरफ ले जाना ज़रूरी है और जो वोटिंग रूल्स हैं वो रिफॉर्म हो। यानी हर कंट्री को वीटो पावर दे देने से डिसीजन पैरालिसिस होता है कि क्लाइमेट को ग्लोबल पब्लिक जो गुड है उसकी तरह ट्रीट किया जाए। शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन से ऊपर उठना पड़ेगा। फाइनेंस में नंबर क्लियर नहीं है, टाइमलाइन नहीं है। तो ये सब होना चाहिए कि कौन पे करेगा, कितना पे करेगा, हाउ मच विल पे एंड व्हेन, कब तक ये क्लियरली डिफाइन हो। यानी वॉलंटरीली प्लेजेस जो हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा और कंट्रीज़ को अभी से डोमेस्टिक एडाप्टेशन प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करनी होगी और जस्ट ट्रांजिशन को एक्चुअल फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन मिले और अनसर्टेनिटी का मिसयूज़ बंद हो, साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे ईरान यूएस होल्ड न्यूक्लियर टॉक्स इन ओमान आफ्टर ट्रम्प थ्रेट्स। तो यहाँ पर ईरान ने कहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आगे भी कंटिन्यू होने की उम्मीद है क्योंकि ओमान में हुई इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस का ओवरऑल एटमॉस्फेयर जो है पॉजिटिव रहा है और टॉक्स के तुरंत बाद यूएस ने ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट्स को टारगेट करते हुए नए सैंक्शंस अनाउंस कर दिए और मिलिट्री अटैक्स की वार्निंग भी दी है। और ये टॉक्स बेसिकली जून 2025 के बाद पहली बार हुए हैं जब यूएस ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर स्ट्राइक्स किए थे। तो आगे देखते हैं अब इस बातचीत में क्या होता है। तो ये था पूरा आज का हमारा द हिंदू का न्यूज़ डिस्कशन। कैसा लगा बताइएगा। लाइक कर लीजिएगा मेरा वीडियो, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।